नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी मटेरियल पे आपका स्वागत है। और आज हम आगाज़ कर रहे हैं हिंदी का जीरो से हीरो तक, कि हिंदी व्याकरण को कैसे हम सरल भाषा में समझें और जीरो से हीरो तक कैसे पहुँचें। हीरो से सुपर हीरो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन जीरो से हीरो तक बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपको व्याकरण के नाम पर कुछ भी नहीं आता है, तो मेरी इस क्लास में आप जीरो से हीरो तक पहुंच जाओगे। हीरो से सुपर हीरो बनना फिर बाद में आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हीरो से सुपर हीरो बनोगे आप। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं, और चैनल को दोस्तों के साथ भेजिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भेजें, और इस क्लास को सभी के पास पहुंचाएं ताकि सभी को लाभ मिल सके। और इसी के साथ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली क्लास है अपनी वर्ण विचार के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं? वर्ण विचार के बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्ण के बारे में पहले आते हैं, वर्ण के बारे में पहला आता है स्वर आता है। स्वर किसे कहते हैं? कि जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, इनमें हमारे को अन्य किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितने स्वरों की संख्या है? 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। मात्रा कितनी है? मात्रा सिर्फ 10 है। कितनी मात्रा है? 10 मात्रा है। क्योंकि ये री मात्रा नहीं है। री, ऋषि, ऋतु इन शब्दों में यूज किया जाता है, ये मात्रा में नहीं है। फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। फिर हम करते हैं कि स्वरों के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के भेद कह दो, स्वरों के प्रकार कह दो, 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किनको कहते हैं हम? जिनका उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में दूसरे वर्णों की अपेक्षा कम समय लगता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री, इनको बोलने में हमारा समय क्या कम लग रहा है। जैसे अ, और इसी प्रकार से आप बोल रहे तो आ, उसमें ज़्यादा समय लगा। इसमें अ, ई, वो बड़ा स्वर है, ये ई कम समय लगा इसमें। से उ, एक उ, तो ये हर्ष स्वर है। फिर हम चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर उच्चारण में मूल स्वरों से दोगुना समय लगता है, हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उच्चारण में जो लघु स्वर जो होते हैं, मूल स्वर जो होते हैं, उच्चारण में मूल स्वरों के अपेक्षा दुगना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन से कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनमें बोलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। जैसे आ, जैसे अ हर्ष स्वर है, आ दीर्घ स्वर है। ई हर्ष स्वर है, ई दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार अंग्रेजी का जो ओ है, जिसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो उसके ऊपर ओ लगाते हैं, तो ये भी स्वर के रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगा है। किस में प्रयोग होने लगा? स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है। किसका प्रयोग होने लगा? व्यंजन।
वर्ण विचार में आगे लेके आते हैं व्यंजन आते हैं। भाई व्यंजन किसे कहते हैं? भाई व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और जिन्हें हम किसी भी वर्णों की सहायता लिए बगैर अकेले बोलते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर किन्हें कहते थे हम? स्वर किसे कहते हैं? जिसे बिना किसी वर्ण की सहायता लिए गए बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के किसी और वर्ण की सहायता लेकर बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन। इनका वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण है उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर जैसे हम उच्चारण होता है हमारे मुंह से उच्चारण होता है, जैसे प तो हमारे होठ मिले, त दांत पर टच हुई। तो इस प्रकार उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों का वर्गीकरण। क वर्ग जो है, क वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं? जो कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग के अंदर आते हैं जो अ, आ, क, ख, ग, अंगो, अंग, ह। ये कंठ से आवाज आती है इसलिए कंठे कहते हैं। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे कंठ से आवाज आती है। कंठ से, जीभ कहीं टच नहीं होती है। क, ख, ग, क, ख, ग, अंग, आ। इसमें आप बोल के देखना कि इसमें जो आपकी जीभ होती है, जो आवाज़ आती है सीधे कंठों से बाहर निकलती है, जीभ कहीं भी टच नहीं होती है। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग कौन सा है? तालुव्य। जो अपने जुबान का जो ऊपर का जो भाग है तालु, उस पर जीभ टच होती है। ई बोलते ही ऊपर टच होगी, ई तालु पर टच हुई। च, क्ष, ज, य, ग, श। ये कौन से? तालवी। जो अपनी जीभ बोलते हैं, इन वर्णों को जब बोलते हैं हम तो अपनी जीभ ऊपर तालु के ऊपर टच होती है, इसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। फिर आता है ट। ट में कौन सा? मूर्धन्य वर्ण। जो अपने जो मुर्दा होता है दांतों के ऊपर, जैसे ये जबड़ा यहाँ पर मूर्धन्य, वहाँ पर अपनी जीभ टच होती है। ट, ठ, ड, ढ, ण, र, री, श, र। ये जो अपने दांतों के ऊपर जो मुर्दा वहाँ पर अपनी जीभ टच होती है इन वर्णों को बोल, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। फिर आता है त वर्ग। त वर्ग वो आता है, त वर्ग में दंतीय वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? दंतीय वर्ण। इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है दांतों को टच करती है, जैसे त, थ, द, न, ल, स। जब हम ये वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीभ सीधी दांतों को टच करती है, जैसे त, थ, द, ऐसे। अपनी जो जीभ है, जो नुकीले भाग है जीभ का, जो दांतों पे सीधा टच हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दंतीय वर्ण कहते हैं। फिर आता है पे वर्ग। पे वर्ग ओष्ठ। इन वर्णों को बोलते समय हमारे होठ दोनों मिल जाएंगे, गोल आकृति में हो जाएंगे, जैसे प, फ, ब, भ, म, उ। तो इनको क्या होता है? ओष्ठ आकृति होती है। अपने ओष्ठ जो आपने मिल जाते हैं। मुंह खोल के आप नहीं बोलते है, तो पे नहीं बोल पाओगे, ए निकलेगा। जब आपके ओष्ठ मिलेंगे प, फ, ब, अगर आप इनको बिना ओष्ठ मिलाए बोलोगे ए, बस यही होगा। इसीलिए ओष्ठ वर्ण जिसे हम प, फ, ब, भ, म, उ, ये ओष्ठ वर्ण जो ओष्ठ होठ मिलने पर बनती है। कौन सा मिलने पर? होठ मिलने पर। ए आई इसकी आवाज़ कहाँ से निकल रही है? अपने कंठ से निकल रही है, प्लस तालु, अपने तालु पर जीभ टच हो रही है। ए आई कंठ से निकलती हुई आवाज़, जीभ अपनी तालु के ऊपर टच होती है। कंठ से निकलती आवाज़ हुई तालु के ऊपर टच होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं?
कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण ए आई हम बोलने की कोशिश करते जब ए आई तो अंदर से आवाज़ आती, कंठ से आवाज़ निकलेगी और जीभ तालव्य के ऊपर जाएगी। फिर आता व दांत और ओष्ठ। व बोलोगे तब होठ मिलेंगे और जीभ दांत के पास में आएगी। व दंत और ओष्ठ क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। आप बोलने का प्रयास करेंगे तब कैसे बोलेंगे? व होठ मिले, दांत के पास में जीभ आई, फिर दंतोष्ठ कहते हैं। व दांत से जीभ टच होगी। फिर ओ औ कंठ से आवाज निकल रही ओ, फिर ओष्ठ होठ मिल रहे ओ औ, होठ दोनों मिल रहे, गोल हो रहे, होठ मिल रहे दोनों सामने, ओ औ। कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर फिर आवाज कौन से वर्णों की निकलती? ओ और औ की निकलती। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? ओ औ को। फिर आता है नासिकी व्यंजन। क्या कहते हैं? नासिकी व्यंजन। जिन वर्णों की आवाज अपने नाक के द्वारा, नाक के सहयोग से बाहर निकलती है उसे हम नासिकी व्यंजन कहते हैं। जैसे इंगे, नाक में से आ रही आवाज, ञ, न, म। अगर हम नाक को बंद कर दें तो इनका उच्चारण सही तरीके से नहीं होगा। जैसे न नहीं हो रहा तो अंगे ञ, न, म, ये क्या है? नासिकी व्यंजन है। फिर आता है अंतःस्पर्शीय व्यंजन। अंतःस्पर्शीय व्यंजन जो अंदर से स्पर्श करती हुई आवाज, यो, र, ल, व। जीभ स्पर्श करती हुई, हर जगह जीभ स्पर्श करती हुई हवा निकलती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जो अंदर से स्पर्श करती हुई आवाज निकलती है, अंदर से आवाज निकलती है, यो, र, ल, व। फिर आते हैं उष्मीय व्यंजन। कौन से आते हैं? उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन वे व्यंजन है जिसको बोलने से शरीर के अंदर से उष्मा निकलती है। जब हम सर्दी के समय ठंड लगती हो तो बोलते हैं तो अंदर से गर्मी निकलती है। मुंह से देखना गर्मी निकले, धुआं निकलता है सर्दी के समय। इन्हें उष्मीय व्यंजन कहते हैं, जो जिससे बोलने से शरीर के अंदर से उष्मा बाहर निकलती है। जो ह जैसे सर्दी में बोलते हैं ऐसे करते हैं तो उस समय क्या शरीर से बाहर उष्मा निकलती है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं? उष्मीय व्यंजन कहते हैं। फिर आते हैं संयुक्ताक्षर। कौन से आते हैं? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जो अक्षर संयुक्त हैं, स्वतंत्र नहीं है, जो किसी से मिलकर बने हुए होते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्ष, त्रिय, ज्ञ और श्रेय। क्ष को कैसे? क प्लस श प्लस अ से मिलकर बना है क्षय। क्या कहते हैं? कक्षय। त्र किससे मिला? त प्लस र प्लस ए से मिलकर कौन सा बना है? त्रिय। फिर आता है जीय। ज प्लस इ प्लस अ से मिलकर बना है जीय। फिर आता है श्र। स प्लस र प्लस अ से मिलकर बना है श्र। वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण श्वास व प्राण वायु के आधार पर। श्वास व प्राण वायु के आधार पर जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं तो कम समय में जो हम शब्द बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण यानी कि जिसको बोलने में समय ज़्यादा लगता है और जिसमें ऊर्जा ज़्यादा लगती है उसे महाप्राण कहते हैं। और अल्प प्राण जिसमें ऊर्जा कम लगती है और जल्दी से बोल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण जो वर्ण है उसमें वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा और अंतस्थ और सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ सभी स्वर आ गए। वर्ग का पहला कचट त प, क च ट त प, क च ट त प। वर्ग का पहला वर्ग। और वर्ग का तीसरा वर्ग ग ज ड द ब, गजड द ब। क्या है? ग ज ड द ब। और वर्ग का पांचवा वर्ण अंगे य ण न म। कौन सा है? अंगे य ण न म। वर्ग का पांचवा व्यंजन। फिर अंतस्थ य र ल व। फिर अंतस्थ आ जाते य र ल व। ये थे अल्प प्राण जिनको बोलने में ऊर्जा की खपत
कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आ गए। अल्प प्राण के बाद में आते हैं महाप्राण। अल्प प्राण के बाद में कौन से आते हैं, महाप्राण में। महाप्राण जो वर्ण है, जो वर्ग का दूसरा चौथा और उसमें व्यंजन जो है वो महाप्राण में आते हैं। कौन से आते हैं, वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन व उसमें व्यंजन जो हैं वह महाप्राण में आते हैं। और अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन सभी वो किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण में कौन से आते हैं, महाप्राण में वर्ग का दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। दूसरा वर्ग ख छ ठ थ फ क्या है, ख छ ठ थ फ। फिर चौथा वर्ग आता है वर्ग का चौथा व्यंजन ग ज ड ध ब क्या आता है, ग ज ड ध ब क्या आता है, ग ज ड ध ब, ग ज ड ध ब क्या आ जाता है, ग ज ड ध ब। वर्ग का चौथा व्यंजन कौन से, ग ज ड ध प। फिर उसमें व्यंजन कौन से, स ह, जो उसमें व्यंजन उसमें निकलती है अंदर से। वर्णों का वर्गीकरण गूंज, ध्वनि व कंपन के आधार पर। वर्णों का वर्गीकरण गूंज, ध्वनि व कंपन के आधार पर जो है। सघोष वर्ण कौन से हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, पांचवा व्यंजन और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन सभी आ जाते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ये सघोष व्यंजन सघोष वर्ग में आते हैं। अ आ ई उ री ए आई ओ औ सभी स्वर आ गए। तीसरा वर्ग ग ज ड द ब, ग ज ड द ब वर्ग का तीसरा व्यंजन, वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब, ग ज ड द ब। वर्ग का चौथा वर्ण ग ज ड द ब क्या है, ग ज ड द ब। वर्ग का पांचवा वर्ण अंगेण्यण न म, अंतस्थ व्यंजन यो रो लो व, कौन से, यो रो लो व अंतस्थ व्यंजन। फिर अब आते हैं सघोष के बाद में अघोष व्यंजन कौन से। अघोष जो वर्ण है, अघोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और स तीनों से स। वर्ग का पहला वर्ण है क च ट त प, कचट तप क्या है, कचट तप। दूसरा वर्ग का दूसरा वर्ण है ख छो ठो थो फ, खछ ठ थ फ, कौन सा है, खछ ठ थ फ। फिर तीनों स। जो एक लाइन वाले फैक्ट आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हिंदी में मात्रा की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। री मात्रा नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। लेकिन याद रखना, ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को लिखित रूप में क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। मौखिक इकाई को ध्वनि, सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण, ठीक है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। और वर्णों को व्यवस्थित समूह में, जब वर्णों को व्यवस्थित समूह में लिखा जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को जो व्यवस्थित समूह में लिखा जाता है उनसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला कुल 52 वर्ण है। यह याद रखना, ध्यान रखना आप बच्चे, कुल वर्ण कितने हैं, 52 है। हिंदी वर्णमाला की बात हो रही है, हिंदी वर्णों की नहीं हो रही। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है, 52। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 44। हिंदी में वर्ण है, जो वर्ण है, वर्णों की संख्या 44 है। और कुल वर्ण कितने हैं,
वर्णमाला के अंदर कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। जो अंक और अह होते हैं इनको हम स्वरों में गिनती नहीं होती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, 33। कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, जबकि वर्ण कितने हैं? 44 है, और स्वर कितने हैं? 11 है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है।